नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक मांग के नियम के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। मांग का नियम है क्या? तो मांग का नियम जो है वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है या गुणात्मक कथन है जो हमें सिंपली ये बताता है कि कीमत का मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कीमत, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध है। यही संबंध मांग का नियम हमें बताता है। ठीक है, मांग का नियम हमें ये कहता है कि कीमत में विपरीत संबंध होता है कीमत और मांगी गई मात्रा में। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स या विपरीत संबंध का मतलब क्या है कि यदि प्राइस बढ़ेगा तो मांग घटेगी और अगर प्राइस घटेगा तो मांग बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम इस नियम को या इस लॉ को एक लाइन में इसके डेफिनेशन के रूप में हम बोलें तो बोला जाता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत का उसकी मांगी गई मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बताने वाला नियम ही मांग का नियम कहलाता है। तो ये जो स्टेटमेंट हमने दिया, अन्य बातें समान रहने पर, ये इसका अभिप्राय क्या है? तो अन्य बातें समान रहने पर का अभिप्राय है कि ये नियम कुछ मान्यताओं पर या अजम्पशंस पर बेस्ड है। तो वो अजम्पशंस क्या हैं, वो मान्यताएं क्या हैं जो इस नियम को प्रभावित करती हैं? तो सबसे पहली बात है कि इसमें ये जो नियम है, जब ये क्रियाशील हो रहा है या ये जो घटना घटित हो रही है, उस समय उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला इसकी जो मान्यता या अजम्पशन है, नियम की मान्यताएं। ठीक है, नियम की मान्यताएं। तो सबसे पहली जो मान्यता है वो हमारी है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना होना। ठीक है, यदि ये इस मांग का नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की आय में, जिस समय कंजम्पशन चल रहा है उस समय उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आय बढ़ जाएगी तो अगर कीमत बढ़ भी गई है तो भी हम अपने मांग को कम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है। ठीक है, अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ भी गया या जैसे इन शॉर्ट हम बोलते हैं कि महंगाई बढ़ जाना, कीमतें बढ़ रही हैं। अगर कीमत बढ़ रही है लेकिन उसके साथ साथ मेरी इनकम भी बढ़ रही है तो बहुत फ़र्क उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कंडीशन है कि प्राइस बढ़ने पर मांग कम होगी, ये तब एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो पहली मान्यता क्या हुई कि जिस समय ये नियम लागू होता है या जिस समय ये ट्रांजैक्शन चल रहा है उस समय उपभोक्ता की आय में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता की रुचि में, है ना, उसके टेस्ट में, उसके प्रेफरेंसेस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन है कि उपभोक्ता की रुचि या आदत, है ना, आदत में परिवर्तन ना होना। क्लियर? जो मेरी टेंडेंसी है, जो मेरी चॉइस है, जो मेरी लाइक्स हैं, वो कांस्टेंट उस समय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें चेंज आ जाएगा। अगर चेंज आएगा तो तब ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कि जो संबंधित वस्तुएं यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं, ठीक है, उनकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में, संबंधित वस्तुओं की कीमत में
परिवर्तन ना होना। ठीक है, इसका मतलब है कि जो संबंधित वस्तु या सब्स्टिट्यूट गुड जिसको हम एक के बदले दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट जो होते हैं, उनकी कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लोग दूसरे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये नियम एप्लीकेबल होने में दिक्कत होगी। इसके अलावा भविष्य में कीमत बढ़ने की जो संभावना है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना ना होना। ठीक है, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना ना होना। क्लियर है। चौथी सिचुएशन है भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना ना होना। यदि भविष्य में ऐसी संभावना या पॉसिबिलिटी है कि उस वस्तु की कीमत और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो भी ये नियम लागू नहीं होगा। मान लीजिए आज कीमत अगर 10 रुपये है और हमको ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में हो सकता है उस वस्तु की कीमत 12 हो जाए, है ना, तो हम 10 रुपये पे भी उस वस्तु में अपनी मांग को घटाएंगे नहीं, या फ्यूचर में लगे हमको कि 12 की जगह 15 रुपये उसकी कीमत होने की संभावना है, तो 12 रुपये यानी कीमत बढ़ जाने पर भी हम उसकी मांग को घटाएंगे नहीं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिन पर मांग का नियम आधारित है, जिन्हें हम मांग के नियम की मान्यताएं या अजम्पशंस कहते हैं। तो इसीलिए जब हम मांग के नियम की हमने परिभाषा दी थी, तो उस परिभाषा के साथ, उसके स्टेटमेंट के साथ हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया था, अन्य बातें समान रहने पर। तो अन्य बातें समान रहने पर ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं जो उसकी मान्यताओं को दर्शाती है। अब अगर मांग के नियम को हम एक ग्राफ की सहायता से समझाएं या इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, तो वो किस तरीके से बनेगा। चूँकि ये कीमत में और मांग में विपरीत संबंध को बता रहा है, तो जो इसका जो चित्र बनेगा वो भी नेगेटिव स्लोप लिए होगा, है ना। उसका जो ढाल होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक, यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ। इस तरीके से हम दो एक्सिस लेंगे, एक्स और वाई। वाई पे हम प्राइस को दर्शाएंगे और एक्स पे हम मांगी गई मात्रा को दर्शाएंगे। प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है। ठीक है, यहाँ पर एक डॉट लगाया हमने। प्राइस कम हो गया, मान लीजिए P1 कम हो गया प्राइस, तो हमारी डिमांड बढ़कर Q1, पहले Q थी अभी हमारी डिमांड बढ़ के Q1 हो गई। तो यहाँ से दूसरा डॉट यहाँ लगाएंगे, तो दोनों डॉट को जब हम मिलाएंगे तो ये जो हमारा जो डिमांड कर्व निकल कर आएगा वो किस तरीके से है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए। इसका जो स्लोप है वो कैसा है, ऋणात्मक है। अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। उसके चार ऑप्शंस आपको दिए होंगे, तो उसमें से एक ऑप्शन होगा कि इसमें कीमत में और मांग में विपरीत संबंध होता है। उसमें कई ऑप्शंस होंगे, हो सकता है एक हो कि कीमत और मांग में सीधा संबंध या प्रत्यक्ष संबंध है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। तो आप इसमें से राइट ऑप्शन आपका क्या है कि कीमत में और मांग में विपरीत संबंध होता है, जिस वजह से इस कर्व का जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है। अब बात आती है कि ये जो इसका ढाल ऋणात्मक है ये क्यों होता है, ये ऋणात्मक ही क्यों होता है ना। ये प्रश्न आ सकता है दिमाग में, ये पॉजिटिव क्यों नहीं है, वाई नेगेटिव, क्यों ऋणात्मक है। तो इसके पीछे कुछ कारण है ना, उन कारणों को अब हम जानेंगे। सबसे पहला कारण है घटती हुई सीमांत उपयोगिता। जब हमने चैप्टर 2 पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें उपभोक्ता व्यवहार के बारे में पढ़ा था, तो आपको याद होगा तो हमने उसमें दो तरह की उपयोगिता का एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें दो तरह की अप्रोच हमने देखी थी, एक गणनावाचक अप्रोच और एक क्रमवाचक अप्रोच। गणनावाचक अप्रोच हमको ये कहती थी कि किसी भी वस्तु का उपभोग हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है, इसी को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता था। अगर आपको याद होगा तो हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा की थी। गोसेन का प्रथम नियम जो ये बताता था कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता या यूटिलिटी घटती जाती है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि जब हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो धीरे धीरे हमारी वो आवश्यकता संतुष्ट होती जाती है। ठीक है, तो जब वो हमारी
आवश्यकता संतुष्ट हो रही है तो नेचुरली उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगेगी। जैसे जब हमको ज़ोर से भूख लगी होती है तो क्या होता है, पहली रोटी खा के हमको बहुत ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, मतलब लगता है वाह मज़ा आ गया। फिर दूसरी रोटी हम जब खाते हैं तो थोड़ा सा पेट हमारा भर चुका है ना, हमारी भूख थोड़ी शांत हो गई है, तो कंपैरेटिवली दूसरी रोटी से हमें थोड़ी कम उपयोगिता मिलती है। फिर हम तीसरी रोटी खाते हैं तो और कम हो जाती है। फिर उत्तरोत्तर एक ऐसा पॉइंट आता है कि हमें जो उपयोगिता है वो ज़ीरो हो जाती है, मतलब कोई उपयोगिता नहीं मिलती। मतलब एक कंजम्पशन के दौरान आप देखते होंगे एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपको लगता है कि ये रोटी मैं खा भी सकता हूँ और नहीं भी खा सकता हूँ, है ना। खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो ठीक है, यानी कि उससे कोई यूटिलिटी मुझे या उपयोगिता मुझे नहीं मिल रही है। तो वो एक ज़ीरो यूटिलिटी आपको मिली। वो पॉइंट है जो आपको बताता है कि आपको संतुष्टि पूरी तरीके से मिल चुकी है, आत्मसंतुष्टि का बिंदु होता है वो। लेकिन अगर उसके बाद भी आप उपभोग को जारी रखेंगे तो क्या होता है, उपयोगिता मिलने की जगह वो ऋणात्मक हो जाती है ना। हो सकता है आपके पेट में दर्द हो जाए, हो सकता है वॉमिटिंग हो जाए, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आती है। तो मांग का नियम भी इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता जो हमें मिल रही है उससे उसका संबंध होता है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो हमारी आवश्यकता भी संतुष्ट हो रही है और उससे हमें मिलने वाली उपयोगिता भी ग्रेजुअली कम होती जा रही है, ठीक है। तो हम अगर किसी वस्तु की, अब देखिए इन जनरल क्या होता है, जब प्राइस ज़्यादा होता है तो हम डिमांड कम करते हैं ना, कम वस्तु लेते हैं, ठीक है। तो जब हम कम वस्तु का उपभोग करते हैं तो इसका मतलब हमको उससे ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है ना, इसीलिए हम ज़्यादा प्राइस देने के लिए रेडी हैं। लेकिन जब प्राइस कम हो गया, है ना, तो हम क्या करते हैं कि अब उस वस्तु का अगर हम कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ाएंगे, है ना, यानी उसकी मांग बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब उसका कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, है ना, उसका उपभोग हम बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम उपभोग बढ़ा रहे हैं यानी कि उस वस्तु की ज़्यादा इकाइयों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेचुरली उससे मिलने वाली उपयोगिता ग्रेजुअली कम हो रही है ना, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हम उस कम होती हुई उपयोगिता के लिए ज़्यादा प्राइस देना तो नहीं चाहेंगे, है ना। हम क्या चाहेंगे कि अगर हमारी क्वांटिटीज़ हम ज़्यादा ले रहे हैं तो वो मुझे कम कीमत पर मिले, ठीक है। इसी वजह से मांग का जो ये जो कर्व है ना, मांग कर्व या डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ, ऋणात्मक, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या हुआ, घटती हुई सीमांत उपयोगिता, ठीक है। दूसरा रीज़न होता है कि क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाना, ठीक है। क्रय शक्ति में वृद्धि किस तरीके से होती है उसको देखते हैं हम। मान लीजिए कोई वस्तु पहले मुझे 10 रुपये में मिलती थी 1 यूनिट, है ना, अभी उसकी कीमत घटकर हो गई है 8 रुपये, है ना। तो जो वस्तु पहले मुझे 10 रुपये में मिलती थी 1 यूनिट, अब वही वस्तु मुझे 1 यूनिट 8 रुपये में मिल रही है। तो 2 रुपये के बराबर मेरी क्रय शक्ति में वृद्धि हुई ना, है ना। 2 रुपये के बराबर मेरी क्रय शक्ति में वृद्धि हो गई। तो उस 2 रुपये का इस्तेमाल मैं, हालांकि मेरी इनकम में कोई चेंज नहीं आया है, मेरी इनकम उतनी ही है, लेकिन मेरी वास्तविक क्रय शक्ति बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि उस वस्तु की कीमत कम हो गई है ना। तो अब मैं ज़्यादा परचेजिंग पावर होने की वजह से ज़्यादा यूनिट्स को परचेज करने के बारे में सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, ठीक है। तो कीमत घट जाने पर लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिस वजह से वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा डिमांड बढ़ा पाने के लिए सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। तो दूसरा रीज़न जो इसके नेगेटिव स्लोप का है वो क्या हुआ कि वास्तविक क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाना, ठीक है। इसका जो तीसरा इफेक्ट है वो क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ी, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड होती है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि चीनी की कीमत बढ़ गई, है ना, तो लोग किस तरफ सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है, मतलब जिसका हम उसके बदले इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लोग क्या करते हैं, गुड़ की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी कभी कभी दूसरी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरा इसका रीज़न है कि कंज्यूमर्स या उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाना, ठीक है। अभी जैसे कोई वस्तु, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया कि 10 रुपये में 1 यूनिट है, अभी उसकी कीमत घट के 8 रुपये हो गई,
तो 8 रुपये जब कीमत घटी तो वैसे उपभोक्ता जो 10 रुपये की वजह से उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे, उनको लग रहा था कि ये महंगी है, ये मेरी बजट से बाहर है, इसको हम नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, खरीद नहीं रहे थे, तो उसकी डिमांड कम थी। लेकिन अब चूंकि वो कीमत उसकी कम हो गई है तो बहुत सारे ऐसे और कंज्यूमर्स हैं जिनके लिए वो अब अफोर्डेबल हो गई है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, उस वस्तु की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कंज्यूमर्स का नंबर बढ़ जाता है। तो जब कंज्यूमर्स का नंबर बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इन 4 वजह से इसका जो शेप है, मांग वक्र का जो शेप है या जो स्लोप है वो कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ। मांग के नियम के बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे मांग के अपवादों के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप सबकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब होता है वो सिचुएशन जिस सिचुएशन में मांग का नियम लागू या क्रियाशील नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, ठीक है। अगर उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना या पॉसिबिलिटी है, तो वो वर्तमान में भी अगर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया है लेकिन फिर भी वो डिमांड को बढ़ा देंगे, तो ऐसी स्थिति में ये मांग का नियम क्रियाशील नहीं हो पाएगा, क्योंकि मांग का नियम हमको ये बताता है कि कीमत बढ़ने पर या घटने पर मांग में वृद्धि या कमी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि भविष्य में कीमत बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, जिस वजह से वर्तमान में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ना तो वो बढ़ी है ना तो वो घटी है, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया है, डिमांड को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमें बताती है कि अगर ऐसी कोई संभावना अगर बनेगी तो मांग का नियम लागू नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं या प्रेस्टिजियस गुड। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं इसीलिए प्रतिष्ठा सूचक होती हैं चूंकि वो महंगी है ना। यदि उसकी कीमत कम हो जाएगी तो वो हमारे प्रेस्टीज या प्रतिष्ठा की सूचक नहीं रह जाएंगी, ठीक है। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की अगर कीमतें गिर रही हैं, है ना, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड तो बढ़ाएंगे, लेकिन फिर अगर वो हर दूसरे आदमी के पास अगर वो वस्तु अवेलेबल है तो वो प्रतिष्ठा सूचक कहाँ रह जाएगी, है ना। जैसे पहले बहुत पहले की अगर हम बात करें तो कार होना, भारत में भारतीयों के पास कार होना एक लग्जरी या प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी, है ना। लेकिन वर्तमान में ये एक नीड बन के रह गई है, आवश्यकता है ना। अगर आपका परिवार बड़ा है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कार आपको चाहिए, और कार जो है मार्केट में उसकी कीमत भी कम हो गई है ना। लोग उसको इजीली खरीद पा रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंस आपको हो जाता है, लोन पे आप ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब किस तरह की कार आपकी प्रतिष्ठा सूचक है, जैसे कि लग्जरियस गाड़ियाँ, है ना, ऑडी, क्लियर है, BMW, तो ये सब आपकी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, ठीक है। ये इसीलिए प्रतिष्ठा सूचक है चूंकि ये महंगी हैं। तो इस तरह की वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तीसरी कंडीशन है हमारी उपभोक्ता की अज्ञानता। कभी कभी उपभोक्ता को पता नहीं होता कि बाजार में क्या परिस्थिति चल रही है ना, या कीमत में परिवर्तन आ गया है या नहीं आया। इस अज्ञानता की वजह से भी कभी कभी ये जो नियम है, मांग का नियम, वो लागू नहीं हो पाता है। चौथी सिचुएशन है गिफिन का विरोधाभास, ठीक है, या इसको हम गिफिन पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। रॉबर्ट गिफिन नाम के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ वस्तुएं जो हैं वो निम्न कोटि की या घटिया किस्म की होती हैं, ठीक है। उन वस्तुओं पर जो आय प्रभाव होता है वो जनरली क्या होता है, अगर आय ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं, और आय कम होती है तो हम डिमांड कम करते हैं, ठीक है। या फिर अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो हम उस वस्तु की डिमांड को कम करते हैं, नॉर्मल गुड्स या सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में। लेकिन जो घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं उनकी अगर कीमत कम हो जाती है ना, तो हम उसकी मांग नहीं बढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि अगर अब उसकी कीमत और कम हो गई है तो हमारे पास में परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति जो है वो बढ़ गई है। अब हम थोड़ी सी हाई क्वालिटी गुड की तरफ सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, ठीक है। तो गिफिन विरोधाभास हमें ये बताता है कि ये वो स्थिति है जब बाजार में कीमत तो घट रही है, ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर सामान्य वस्तुएं हैं तो हमारा मांग का नियम लागू होगा, है ना, यानी कि कीमत में और मांग में
विपरीत संबंध होगा। प्राइस ज़्यादा है तो मांग कम होगी, ठीक है, और अगर प्राइस कम है तो मांग ज़्यादा होगी, ठीक है। जनरल वस्तुओं के सिचुएशन में ऐसा होता है, लेकिन गिफन वस्तुओं में इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, गिफन वस्तुएं कौन सी हैं, जो निम्न कोटि की इंफीरियर गुड्स हैं, है ना। तो निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग, है ना, ये नॉर्मल गुड्स के केस में था, ठीक है, नॉर्मल गुड्स या सामान्य वस्तुओं के केस में ये सिचुएशन होती है, मांग का नियम लागू होता है। लेकिन गिफन गुड्स के केस में, गिफन गुड्स या इंफीरियर गुड्स के केस में इसका उल्टी सिचुएशन होती है। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पे अगर हम मांगी गई मात्रा को और वाई एक्सिस पे हम प्राइस को बता रहे हैं, तो इसमें रिवर्स सिचुएशन है। प्राइस अगर ज़्यादा है ना, तो हम घटिया वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करेंगे, ठीक है, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो हम इसकी डिमांड को कम कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो इसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड, ठीक है। जनरली मांग का नियम क्या बताता है हमें कि कीमत में और मांग में विपरीत संबंध, इस वजह से इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक है। लेकिन गिफन गुड्स के केस में या घटिया या निम्न या इंफीरियर गुड्स के केस में इसका उल्टा होता है, यानी कि ये नियम, मांग का नियम इस पे लागू नहीं होता। कीमत अगर इसकी ज़्यादा होगी तो तभी हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और अगर इंफीरियर गुड्स की कीमत कम हो जाएगी तो हम इसकी डिमांड भी कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमें ये बताती हैं कि किस किस सिचुएशन में मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे कि मांग में वृद्धि, ठीक है, या मांग में कमी किस तरीके से होती है, या मांग में विस्तार और मांग में संकुचन क्या है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दो तरह की बातें होती हैं, एक है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और एक है मांग में परिवर्तन, ठीक है। दो तरह की बात है, पहला है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और दूसरा है मांग में परिवर्तन, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो हम इसमें ये देखते हैं कि कीमत की वजह से, है ना, कीमत में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसकी वजह से मांगी गई मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो दो सिचुएशन है हमारे पास। पहली सिचुएशन है, तो दो सिचुएशन है हमारे पास। पहली सिचुएशन में है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। पहली सिचुएशन है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और दूसरी सिचुएशन में है मांग में परिवर्तन, ठीक है। देखने से आपको मोटा मोटी ये लग रहा होगा कि दोनों कॉन्सेप्ट एक हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, जब हम बात करते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ठीक है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम दो रूप में देखते हैं। इसमें पहला तो इसका रूप है कि मांग में विस्तार, ठीक है, मांग में विस्तार, यानी कि एक्सटेंशन इन डिमांड, ठीक है। और दूसरा इसका रूप है मांग में संकुचन, मांग में संकुचन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे, यानी कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो ये क्या है, जब सिर्फ और सिर्फ कीमत की वजह से, है ना, सिर्फ और सिर्फ कीमत में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से मांग में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, अगर हम उसको दर्शाएंगे तो वो कहा जाता है मांगी गई मांग में परिवर्तन, ठीक है। इसको दो रूप में हम देखते हैं। ये परिवर्तन दो ही तरीके से होगा, या तो हमारी डिमांड एक्सटेंड करेगी यानी डिमांड बढ़ेगी, या दूसरा रूप होगा कि हमारी मांग कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी कि उसमें संकुचन होगा या मांग कम होगी,
ठीक है, इसको अगर हम एक डायग्राम की हेल्प से देखें तो वो किस तरीके से बनेगा, मान लीजिए ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, नीचे मांगी गई मात्रा हम दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम प्राइस दिखा रहे हैं, ठीक है। प्राइस हमें ये दो जो मांग वक्र है वो हमें बताता है कि प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड हमारी कम है और प्राइस कम हो गया तो डिमांड हमारी बढ़ गई, ठीक है। तो यानी कि पहले प्राइस हमारा OP था, ठीक, अभी प्राइस घट गया, क्लियर है, इतना प्राइस माइनस हुआ यानी कि कम हुआ, अब प्राइस P1 हो गया। तो जब OP प्राइस था तो क्वांटिटी Q थी, अभी क्वांटिटी बढ़ के, क्योंकि प्राइस कम हुआ है, प्राइस कम होने से मांग में पॉजिटिव चेंज आएगा, मांग बढ़ेगी, तो ये Q1 हो गया, ठीक है। तो ये जो चेंज आया, ये क्या बता रहा है, ये जो चेंज है ये मांग में विस्तार को बता रहा है। किसको बता रहा है, मांग में विस्तार, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि पहले प्राइस ज़्यादा था, है ना, OP था, अभी प्राइस में कमी आ जाती है जिसकी वजह से मांग जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो सेम डिमांड कर्व पर, डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ है, डिमांड कर्व वही है, ठीक है, लेकिन उसी डिमांड कर्व में ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना, ये जो शिफ्टिंग है आपकी, सपोज इसको हम पॉइंट A मान लें और इसको पॉइंट B मान लें, ठीक है। तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो शिफ्टिंग है या ये जो एरिया है वो किसको दर्शा रहा है, मांग में विस्तार को या एक्सटेंशन इन डिमांड को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे मांग में विस्तार होना, ठीक है। और ये मांग में विस्तार जो है वो किस वजह से हो रहा है, कीमत में परिवर्तन के कारण, और कोई आउटर फोर्स इस पे नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ कीमत की वजह से ये मांग में चेंज आ रहा है, ठीक है। इसका उल्टा, उसके बाद हम बात करते हैं मांग में संकुचन की, ठीक है। अगर इसी सिचुएशन को हम रिवर्स लें, है ना, रिवर्स यानी कि हम ये देखें कि पहले जो कीमत है वो आपकी थी OP1, मान लीजिए पहले ये सिचुएशन थी, यानी कि प्राइस कम था जिस वजह से डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है। अभी क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो ये जो चेंज होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होगा ना, यानी कि डिमांड आपकी कम हो गई, ठीक है। तो अगर ये उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो ये मांग में विस्तार की जगह मांग में संकुचन को दर्शाएगा। किसको दिखाएगा, मांग में संकुचन, ठीक है। यदि कीमत के बढ़ जाने से, ठीक है, कीमत के बढ़ जाने से मांग में कमी आ जाए तो उसे बोला जाता है मांग में संकुचन। और अगर कीमत ज़्यादा है, ठीक है, और उसके बाद कीमत में कमी आ जाती है जिसकी वजह से मांग बढ़ जाती है तो उसे बोला जाता है मांग में विस्तार। तो बच्चों, हमने देखा कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का संबंध दो चीज़ों से है, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। लेकिन ये मांग में विस्तार या संकुचन एक ही डिमांड कर्व में कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। हम नेक्स्ट क्लास में मांग में परिवर्तन के बारे में जानेंगे। मांग में परिवर्तन जो है वो कीमत की वजह से नहीं, उस वस्तु की कीमत में जो चेंजेस आ रहे हैं उस वजह से नहीं, बल्कि बहुत सारे दूसरे अन्य कारण हैं जिस वजह से मांग में परिवर्तन होता है, ठीक है। और ये मांग में परिवर्तन दो रूप में हो सकता है, मांग में वृद्धि भी हो सकती है, ठीक है, और मांग में कमी भी हो सकती है, क्लियर है। तो मांग में वृद्धि होने से मांग वक्र ही बदल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये डिमांड कर्व है हमारा, और डिमांड कर्व वृद्धि हो रही है तो डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर मांग में कमी हो रही है तो डिमांड कर्व हमारा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वृद्धि या कमी क्यों आती है, उसके क्या क्या कारण हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।